हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। ये मुख्य लोको इंस्पेक्टर यानी CLI परीक्षा का एक पुराना प्रश्न पत्र है जिसे राजू कुमार लोको पायलट ने हल किया है। अब हम यहाँ सिर्फ रट्टा लगाने के लिए नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय रेलवे की दुनिया चलती कैसे है और एक CLI की भूमिका असल में कितनी अहम होती है। बिल्कुल, ये सवाल सिर्फ तथ्य नहीं है, ये रेलवे के विशाल और जटिल सिस्टम की खिड़कियां हैं। हर सवाल के पीछे एक नियम, एक तकनीक, एक प्रक्रिया छिपी है। हमारा मकसद है कि हम उन गहराइयों तक पहुंचे। तो चलिए एक एक करके इन सवालों की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि हम क्या नया सीख सकते हैं। शानदार, तो चलिए सीधे सवाल। प्रश्न संख्या 1, कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन पोजीशन में लाइट दिखाएगा और विकल्प है A लघु पीला, B नहीं, C हरा या D लाल। इसका सही जवाब है B नहीं। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में कोई रोशनी नहीं देता। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही इसका डिजाइन है। एक मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प है। सिग्नल की खामोशी ही अपने आप में एक संकेत है। ये थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा? बिल्कुल, और यही इसकी खासियत है। इसे ऐसे समझिए, ये एक बहुत ही खास मकसद के लिए बनाया गया सहायक सिग्नल है जो मुख्य सिग्नल के नीचे लगा होता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब मुख्य सिग्नल लाल है यानी खतरा है, लेकिन आपको ट्रेन को बेहद धीमी गति से पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ाना है। अच्छा, जैसे किसी बाधित लाइन पर या स्टेशन यार्ड में? हाँ, तो जब ये बंद होता है तो ये कोई रोशनी नहीं दिखाता, और जब इसे ऑफ किया जाता है यानी आगे बढ़ने की इजाजत दी जाती है, तभी एक छोटी पीली बत्ती दिखाता है। इसकी खामोशी ड्राइवर को बताती है कि आगे बढ़ना है, लेकिन असाधारण सावधानी के साथ। अच्छा, तो ये एक तरह से फुसफुसा कर दी जाने वाली इजाजत है, चिल्ला कर नहीं। समझ गए। चलिए अब इसी सुरक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। स्लिप साइडिंग का उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना है। विकल्प है A ब्लॉक अनुभाग, B स्टेशन अनुभाग, C A और B दोनों या D इनमें से कोई नहीं। यहाँ सही जवाब है A ब्लॉक अनुभाग। स्लिप साइडिंग को आप एक तरह से इमरजेंसी एग्जिट की तरह समझ सकते हैं। इमरजेंसी एग्जिट? हाँ, मान लीजिए किसी चढ़ाई पर कोई ट्रेन नियंत्रण खो देती है और पीछे लुढ़कने लगती है, तो स्लिप साइडिंग उसे मेन लाइन यानी ब्लॉक सेक्शन पर आने से रोकती है, उसे एक अलग सुरक्षित ट्रैक पर भेज देती है। तो इसका मात्र उद्देश्य है ब्लॉक सेक्शन को बचाना। समझ गई। तो ये दोनों सवाल सीधे सीधे ट्रैक पर सेफ्टी से जुड़े थे। लेकिन इन नियमों को लागू करने वाले लोगों के लिए भी तो कुछ नियम होते होंगे। इसी से जुड़ा है प्रश्न संख्या 3। RSWD एंड A नियम 1968 के किस नियम में मेजर पेनाल्टी लगाने की प्रक्रिया दी गई है? विकल्प है A रूल 9, B रूल 11, C रूल 5 और D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है A रूल 9। DNA यानी डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। रूल 9 में उन बड़ी सजाओं मतलब मेजर पेनल्टीज को लगाने की पूरी कानूनी प्रक्रिया बताई गई है। ये बहुत डिटेल्ड है। क्या है? क्या हम नौकरी से निकाले जैसी गंभीर सजा की बात कर रहे हैं? और ये प्रश्न संख्या 4 के संदर्भ में कैसे फिट बैठता है, जो पूछता है सजा के नियम किस नियम के अनुसार होते हैं, जिसके विकल्प है A रूल नंबर 5, B रूल नंबर 6, C रूल नंबर 11 और D इनमें से कोई नहीं। आपका सवाल बिल्कुल सही है। प्रश्न 4 का उत्तर है B रूल नंबर 6। इसे ऐसे समझिए, रूल 6 जो है वो सजाओं का एक मेन्यू कार्ड है। मेन्यू कार्ड? हाँ, इसमें छोटी और बड़ी दोनों तरह की सजाओं की लिस्ट दी गई है। और रूल 9 वो रेसिपी बुक है जो बताती है कि इस मेन्यू कार्ड से मेजर पेनल्टी वाली डिश कैसे बनानी है, मतलब उसकी प्रक्रिया क्या होगी। वाह, क्या शानदार एनालॉग है। मेन्यू कार्ड और रेसिपी बुक, इससे ये जटिल नियम एकदम साफ हो गए। चलिए नियमों से हटकर अब जरा कर्मचारियों के कल्याण की बात करते हैं। प्रश्न 5 है, CCL एक बार में दिनों से कम नहीं दिया जा सकता। CCL मतलब चाइल्ड केयर लीव, और विकल्प है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन। जी, और इसका सही उत्तर है D 5 दिन। चाइल्ड केयर लीव के लिए जब भी अप्लाई किया जाता है तो वो कम से कम 5 दिनों के लिए होना चाहिए। शायद ये नियम इसलिए है ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो स्मूथ चलता रहे, बार बार छोटी छुट्टियों से मतलब काम में रुकावट ना आए।
तो पहले 5 सवालों में हमने सुरक्षा, अनुशासन और कर्मचारी कल्याण की एक झलक देखी। अब देखते हैं कि इन सबको मैनेज कैसे किया जाता है। प्रश्न संख्या 6, क्रू लिंक किसके आधार पर तैयार किए जाते हैं? विकल्प है ए स्वीकृत शक्ति, बी लोको लिंक, सी WTT या डी रेक लिंक। इसका आधार होता है सी WTT यानी वर्किंग टाइम टेबल। WTT को आप रेलवे की बाइबल कह सकते हैं। इसमें हर ट्रेन के चलने का समय, रूट, स्टॉपेज सब कुछ होता है। क्रू लिंक इसी WTT के आधार पर बना एक जटिल रोस्टर है जो तय करता है कि कौन सा ड्राइवर कहां से कहां तक ट्रेन ले जाएगा, कहां आराम करेगा। ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक पहेली है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता होगा, जैसा कि अगले कुछ सवाल इशारा कर रहे हैं। प्रश्न 7 है, साइन ऑन क्रू को नए टीए में शिफ्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है ए क्रू की अदला बदली, बी टीए की अदला बदली, सी टीए को रीसेट करना या डी बी और सी दोनों। इसे कहते हैं ए क्रू की अदला बदली या स्वैपिंग ऑफ क्रू। ये CMS यानी क्रू मैनेजमेंट सिस्टम में एक ऑपरेशनल कमांड है। मान लीजिए एक क्रू को ट्रेन ए के लिए साइन ऑन किया गया है, लेकिन किसी वजह से अब उसे ट्रेन बी पर भेजना है, तो इस प्रक्रिया को स्वैपिंग कहते हैं। और साइन ऑन करने की प्रक्रिया भी अब काफी आधुनिक हो गई है। प्रश्न 8 इसी से जुड़ा है। इंटीग्रेटेड कियोस्क में साइन ऑन से पहले अनिवार्य है ए परिपत्र पढ़ना, बी सावधानी आदेश पढ़ना, सी BA टेस्ट करना या डी उपरोक्त सभी। यहाँ सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ड्यूटी शुरू करने से पहले क्रू को डिजिटल कियोस्क पर लॉग इन करके उस दिन के सभी जरूरी सर्कुलर और कॉशन ऑर्डर पढ़ने होते हैं ताकि रूट की जानकारी हो। जी। और सबसे जरूरी BA टेस्ट यानी ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट देना होता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उन्होंने शराब का सेवन नहीं किया है। सेफ्टी से कोई समझौता नहीं। अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अब हम लोकोमोटिव के दिल में झांकने वाले हैं। कुछ गहरे तकनीकी सवाल आ रहे हैं। प्रश्न 9 है, DI टाइप सेफ्टी रिले हैं और विकल्प थोड़े जटिल हैं। ए QOP QOA, बी QRSI QLA QLM। हाँ, इसका सही उत्तर है बी QRSI QLA QLM। अब ये नाम भले ही अजीब लगे, लेकिन इनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि DI का मतलब होता है करंट रिले। करंट रिले जी, ये रिले करंट की मात्रा के आधार पर काम करते हैं। जब सर्किट में सही मात्रा में करंट बहता है तभी ये काम करते हैं। दूसरी तरफ DU टाइप रिले होते हैं जो वोल्टेज रिले होते हैं, वो वोल्टेज के लेवल को मापते हैं। अच्छा, तो DI मतलब करंट और DU मतलब वोल्टेज। ये एक बहुत ही उपयोगी जानकारी है। और इसी से जुड़ा है अगला सवाल। प्रश्न 10, हिताची TM वाले WAP4 लोको में Q20 का पिकअप वोल्टेज है। विकल्प है ए 800 वोल्ट, बी 790 वोल्ट, सी 865 वोल्ट और डी 850 वोल्ट। इसका सही उत्तर है बी 790 वोल्ट। अब देखिए, Q20 एक DU टाइप रिले है यानी वोल्टेज रिले। ये 790 वोल्ट पर पिकअप होता है, जिसका मतलब लोकोमोटिव की इस जटिल दुनिया से निकलकर वापस प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर आते हैं। प्रश्न 11, जांच अधिकारी की रिपोर्ट दी जाती है। विकल्प है ए प्रेजेंटिंग ऑफिसर, बी कंट्रोलिंग ऑफिसर, सी चार्ज्ड ऑफिसर यानी आरोपित अधिकारी या डी नन। ये रिपोर्ट सीधे सी चार्ज्ड ऑफिसर यानी आरोपित अधिकारी को दी जाती है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं उसे जानने का पूरा हक है कि उसके खिलाफ क्या सबूत मिले हैं, ताकि वो अपना बचाव ठीक से कर सके। जी बिल्कुल। और अगर वो उस नतीजे से सहमत नहीं है तो उसके पास अपील का रास्ता भी होता होगा। शायद अगला सवाल इसी से जुड़ा है। प्रश्न 12, किस नियम के तहत अपीलेट अथॉरिटी रिवाइजिंग अथॉरिटी बन सकती है? विकल्प है ए रूल 21, बी रूल 25A, सी रूल 22 या डी रूल 25। जी हाँ, और इसका सही जवाब है डी रूल 25। इस नियम के तहत जो अथॉरिटी अपील सुन सकती है उसे यह भी अधिकार है कि वो किसी फैसले की खुद से समीक्षा कर सकती है, भले ही कर्मचारी ने अपील ना की हो। ये एक सिस्टम में एक तरह का चेक एंड बैलेंस है।
अब कुछ ऐसे सवाल जो रेलवे कर्मचारियों के जीवन का एक खास हिस्सा है। पास। प्रश्न 13, प्रिविलेज पास की अधिकतम वैधता है। विकल्प है 3 महीने, 5 महीने, 2 महीने या 4 महीने। एक फुल सेट प्रिविलेज पास की वैधता 5 महीने होती है, तो सही उत्तर बी है। और क्या इस दौरान कहीं भी उतरा जा सकता है? प्रश्न 14 इसी के बारे में है। प्रिविलेज पास में कितनी ब्रेक यात्राएं अनुमत है? विकल्प है A6, B एनी नंबर, C7 या D5। इसका जवाब है बी एनी नंबर, यानी मार्ग में रास्ते में कितनी भी ब्रेक यात्राएं की जा सकती हैं। अच्छा। हाँ, यात्री अपने रूट पर किसी भी स्टेशन पर उतर सकता है, घूम सकता है और फिर उसी पास पर अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकता है। मुझे याद है एक बार एक सहकर्मी ने अपने पास पर इतनी ब्रेक यात्राएं की थी कि उसका पास एक टूर डायरी जैसा लग रहा था, लेकिन नियम इसकी पूरी इजाजत देते हैं। ये तो वाकई एक शानदार सुविधा है। अब एक और महत्वपूर्ण छुट्टी से जुड़ा सवाल। प्रश्न 15, गर्भपात मिसकैरेज के लिए मैटरनिटी लीव। विकल्प है A 6 सप्ताह, B 45 दिन, C 7 सप्ताह या D 43 दिन। इसके लिए बी 45 दिन की छुट्टी का प्रावधान है। ये छुट्टी महिला कर्मचारी की पूरी सेवा अवधि के दौरान दी जाती है और ये उसके जीवित बच्चों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। ये एक संवेदनशील और जरूरी प्रावधान है। बिल्कुल। अब हम चौथे खंड की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न 16 है, LHAP अधिकतम कितना जमा हो सकता है? LHAP मतलब लीव ऑन हाफ एवरेज पे। विकल्प है A अनलिमिटेड, B 450 दिन, C 600 दिन या D 300 दिन। इसका सही उत्तर है ए अनलिमिटेड। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। एक कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान जितनी चाहे उतनी LHAP जमा कर सकता है। ये लंबी बीमारी की स्थिति में बहुत काम आती है। और छुट्टियों का एक और प्रकार। प्रश्न 17 पूछता है, हॉस्पिटल लीव की पात्रता किसे है? विकल्प है ग्रुप A, B, C या D। ये पात्रता बी ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए है। ये छुट्टी तब दी जाती है जब कोई ग्रुप डी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान घायल हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। अब एक सवाल सीधे CLI की भूमिका से जुड़ा है। प्रश्न 18, CLI किन मामलों की जांच कर समाप्त करेंगे? और विकल्प है A PIT एग्जामिनेशन, B नॉन इश्यू ऑफ जॉब कार्ड्स, C अननेसेसरी डिटेंशन या D ऑल द अबव। वी सी अननेसेसरी डिटेंशन यानी अनावश्यक हिरासत के मामलों की जांच कर उन्हें समाप्त करेंगे। ये उनकी जिम्मेदारियों का एक अहम हिस्सा है। CLI को ये सुनिश्चित करना होता है कि ट्रेनों को बिना किसी ठोस कारण के रोका ना जाए, क्योंकि हर मिनट की देरी से पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। अगला प्रश्न अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, जो काफी दिलचस्प है। प्रश्न 19, किसे रेलवे कर्मचारी को सुपरवाइजरी घोषित करने का अधिकार है? विकल्प है A DOPT, B होम मिनिस्ट्री, C लेबर मिनिस्ट्री या D रेलवे मिनिस्ट्री। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। इसका अधिकार है C लेबर मिनिस्ट्री के पास, मतलब श्रम मंत्रालय। रेलवे मंत्रालय के पास क्यों नहीं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सुपरवाइजर की परिभाषा औद्योगिक विवाद अधिनियम जैसे श्रम कानूनों के तहत आती है और इन कानूनों की व्याख्या और कार्यान्वयन का अधिकार श्रम मंत्रालय के पास होता है। यह तो सच में एक अनपेक्षित जवाब था। अब इस खंड का आखिरी सवाल। प्रश्न 20, लोको परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स स्टेटमेंट 18 में क्या दर्शाया जाता है? विकल्प है A engine hours, B train and engine KMS, C fuel statistics या D train and engine hours। स्टेटमेंट 18 में A इंजन आवर्स यानी इंजन के घंटे दिखाए जाते हैं। इससे ये विश्लेषण किया जाता है कि एक लोकोमोटिव दिन में कितने घंटे काम कर रहा है और कितने घंटे खड़ा है। इससे लोको के उपयोग और उसकी एफिशिएंसी का पता चलता है। चलिए अब अंतिम कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो काफी हद तक रेलवे के डिजिटल सिस्टम और एप्लीकेशन से जुड़े हैं। प्रश्न 21 है, यूजर नेम किसके लिए यूनिक होता है? विकल्प है A डिवीजन कंसोल, B लॉबी कंसोल, C बोथ A and B या D सुपरवाइजर कंसोल। यूजर नेम C बोथ A and B यानी डिवीजन और लॉबी कंसोल दोनों के लिए यूनिक होता है। यह सुनिश्चित करता है कि CMS सिस्टम में हर यूजर की एक विशिष्ट पहचान हो। इससे जवाबदेही तय होती है। प्रश्न 22 एक वेब एड्रेस के बारे में है। CMS रिपोर्ट देखने के लिए ब्राउजर है। मैं विकल्प पढ़ती हूँ।
cms.indianrailways.gov.in। सही वेब एड्रेस है cms.indianrailways.gov.in। यहाँ ध्यान देने वाली बात .gov.in है, जो ये बताता है कि एक सरकारी वेबसाइट है। बिल्कुल सही। प्रश्न 23 है, क्रू बायोडाटा का हिस्सा नहीं है। विकल्प है ए अदर्स, बी ट्रेनिंग पुलिंग, सी लोको कॉम्पिटेंसी या डी ट्रेनिंग। इसका उत्तर है बी ट्रेनिंग पुलिंग। क्रू के बायोडाटा में उसकी ट्रेनिंग का रिकॉर्ड और किन किन लोकोमोटिव को चलाने में वो सक्षम है, ये सब होता है, लेकिन ट्रेनिंग पुलिंग जैसा कोई मानक शब्द सीएमएस बायोडाटा में नहीं होता। हम लगभग अंत में हैं। प्रश्न 24, सीओए का पूरा नाम है। विकल्प है कमर्शियल ऑफिस एप्लीकेशन, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। सीओए का मतलब है बी कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। ये वो मुख्य सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग ट्रेन ऑपरेशन को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल ऑफिस में किया जाता है। ये पूरे डिवीजन का कह सकते हैं नर्व सेंटर होता है। और अब हमारा चिस जो हमें वापस सुरक्षा और सिग्नलिंग पर ले आता है। स्टार्टर सिग्नल किसकी सुरक्षा करता है? विकल्प है ए ट्रेलिंग पॉइंट्स, बी फेसिंग पॉइंट्स, सी ब्लॉक सेक्शन या डी स्टेशन सेक्शन। स्टार्टर सिग्नल ट्रेलिंग पॉइंट्स की सुरक्षा करता है। इसे ऐसे समझिए, जब एक ट्रैक दो में बंटता है वो फेसिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जब दो ट्रैक मिलकर एक बनते हैं तो वो ट्रेलिंग पॉइंट्स कहलाते हैं। स्टार्टर सिग्नल जो ट्रेन के निकलने का संकेत देता है, ये सुनिश्चित करता है कि ट्रेन स्टेशन छोड़ने के बाद इन सुरक्षित यानी ट्रेलिंग पॉइंट से ही गुजरे। तो ये प्रश्न संख्या 26 है, सांकेतिक दुर्घटना का एक उदाहरण है और इसके विकल्प है ए मानव जीवन की हानि, बी ट्रेन में आग, सी टक्कर और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका सही जवाब है डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये तो थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, क्योंकि ये सवाल थोड़ा घुमावदार है। रेलवे की भाषा में ना दुर्घटनाओं की अलग अलग श्रेणियां होती हैं। अच्छा, तो ये जो विकल्प दिए गए हैं, जान का नुकसान, आग या टक्कर, ये सब परिणामी दुर्घटना है, मतलब बहुत गंभीर हादसे। तो फिर सांकेतिक दुर्घटना क्या होती है? ये शब्द सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई संकेत हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सांकेतिक दुर्घटनाएं वो होती हैं जो एक बड़े हादसे का संकेत देती हैं, मतलब वो घटनाएं जिनमें हादसा होते होते बचा। जैसे अगर कोई ट्रेन लाल सिग्नल पार कर जाए लेकिन कोई टक्कर ना हो। ये घटनाएं बताती हैं कि सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जाए। अच्छा, तो ये एक तरह की चेतावनी है। चलिए अब सिग्नलों पर आते हैं। प्रश्न 27 है, डिस्टेंस सिग्नल आगे के सिग्नल की जानकारी देता है। विकल्प है ए स्टॉप, बी प्रोसीड, सी अटेंशन और डी डेंजर। इसका काम ड्राइवर को पहले से ही आगाह करना है कि आगे आने वाला मुख्य स्टॉप सिग्नल किस स्थिति में है। अगर आगे का सिग्नल लाल है जी, मतलब खतरा है, तो ये पहले ही बता देगा। जी, ये ड्राइवर को पहले ही धीमा होने और रुकने के लिए तैयार रहने का संकेत दे देगा। स्रोत में एक बात लिखिए कि ये एक परमिसिव सिग्नल है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ड्राइवर इसे पार कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। परमिसिव होना ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसका मतलब है कि यह ड्राइवर को सीधे तौर पर रुकने का आदेश नहीं दे रहा, बल्कि सिर्फ चेतावनी दे रहा है। तो इसका फायदा क्या है? सोचिए, घने कोहरे में अगर आगे का स्टॉप सिग्नल ना दिखे तो डिस्टेंस सिग्नल के आधार पर ड्राइवर को एक बहुत ही धीमी और सुरक्षित रफ्तार पर सावधानी से आगे बढ़ने की इजाजत होती है। समझ गए। अब सिग्नल से ही जुड़ा अगला सवाल। प्रश्न 28, रूट इंडिकेटर को माना जाता है ए परमिसिव, बी रिपीटिंग, सी डुप्लीकेटिंग या डी स्टॉप सिग्नल। इसका उत्तर है डी स्टॉप सिग्नल। यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रूट इंडिकेटर जो जंक्शन स्टेशनों पर रोशनी की कतार जैसा दिखता है, वो अपने आप में कोई सिग्नल नहीं है। ये हमेशा एक मुख्य स्टॉप सिग्नल के साथ लगा होता है। तो मतलब ये हुआ कि ये कभी अकेला नहीं हो सकता। एकदम सही। इसका एकमात्र काम ड्राइवर को ये बताना है कि उसे सीधे जाना है या बाएं या दाएं मुड़ना है। ये रास्ते का दिशा सूचक है, गति का नहीं। चलिए अब डिपो के अंदर की बात करते हैं। प्रश्न 29, स्टोर द्वारा खरीदी गई और नियमित रूप से डिपो में रखी सामग्री कहलाती है। ये तुलनात्मक रूप से एक सीधा सवाल है। इसका सही जवाब है सी स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम मतलब जिनकी जरूरत बार बार पड़ती है। जी, जैसे कोई खास तरह का नट, बोल्ट, तेल या फिल्टर।
रेलवे पहले से ही अनुमान लगा लेता है कि साल भर में इनकी कितनी खपत होगी और उसी हिसाब से इन्हें स्टॉक में रख लेता है, ताकि काम न रुके। ठीक है, और एसओडी का जिक्र भी है। प्रश्न 30, एसओडी का पूरा नाम है? एसओडी का पूरा नाम है शेड्यूल ऑफ डायमेंशन। शेड्यूल ऑफ डायमेंशन, ये क्या होता है? ये समझिए कि रेलवे की संविधान जैसी किताब है। अच्छा। इसमें हर चीज का मानक, आकार और माप लिखा होता है। अच्छा, जैसे पटरियों के बीच की दूरी कितनी होगी, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या होगी, वो सब। बिल्कुल, हर निर्माण और रख रखाव का काम इसी दस्तावेज के हिसाब से होता है। अब आते हैं लोकोमोटिव के अंदर की तकनीक पर। प्रश्न 21, स्टैटिक कन्वर्टर लोको में सेफ्टी रिले हटाया गया है। विकल्प है ए क्यूओपी, बी क्यूओए, सी क्यूटीडी 105, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी क्यूओए। इसे समझने के लिए हमें लोकोमोटिव की तकनीक में हुए एक बड़े बदलाव को देखना होगा। पुराने लोकोमोटिव में आर्नो नाम का एक रोटेटिंग कन्वर्टर होता था। एक मिनट, रोटेटिंग कन्वर्टर मतलब? कोई घूमने वाली चीज। हाँ बिल्कुल। एक बहुत भारी और घूमने वाला पुर्जा था। उसमें एक्सिलरी सर्किट की अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा के लिए क्यूओए रिले लगा होता था। और स्टैटिक कन्वर्टर आने के बाद क्या बदला? स्टैटिक कन्वर्टर या एसआईवी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता। ये ज्यादा कुशल और भरोसेमंद है। तो फिर क्यूए की जरूरत नहीं रही? जी, एसआईवी वाले लोको में अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा का काम एक दूसरे रिले क्यूएसआईटी को दे दिया गया। इसलिए पुराने सिस्टम के क्यूओए रिले को हटा दिया गया। ये तकनीक के विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब कुछ सटीक मापों पर आते हैं। प्रश्न 32, लोको पहिए की नाममात्र अंदरूनी दूरी है? सही माप है बी 1596 mm। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानक है। ये दूरी इतनी जरूरी क्यों है? पहियों के दो फ्लांज के बीच की ये दूरी सुनिश्चित करती है कि पहिया पटरी को कसकर पकड़े रहे, खासकर मोड़ पर। बिल्कुल, मोड़ पर। अगर ये दूरी कम या ज्यादा हो तो पटरी से उतरने का खतरा बढ़ जाता है। और कोच का भार कैसे आता है पहियों पर? इसी से जुड़ा है प्रश्न 33, कोच में भार संचरण होता है? इसका सही जवाब है सी, साइड बेयरर के माध्यम से। साइड बेयरर, ये क्या होते हैं? सोचिए, कोच की पूरी बॉडी दो छोटी छोटी प्लेट्स पर टिकी होती हैं जो बोगी के दोनों तरफ लगी होती हैं। इन्हें ही साइड बेयरर कहते हैं। कोच का सारा वजन इन्हीं के जरिए बोगी पर और फिर पहियों पर जाता है। ठीक है, अब सबसे जरूरी चीज पर आते हैं, ब्रेक। प्रश्न 34, पारंपरिक एबी सिस्टम में ब्रेक बाइंडिंग खोलने का पहला कदम है? ब्रेक बाइंडिंग मतलब ब्रेक का जाम हो जाना। इसे ठीक करने के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है डीवी को आइसोलेट करना और मैन्युअल रूप से रिलीज करना। डीवी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व? जी, ये हर कोच के ब्रेक सिस्टम का दिमाग होता है। जब ब्रेक जाम होते हैं तो सबसे पहले हम डीवी का कनेक्शन मुख्य एयरलाइन से काट देते हैं और फिर एक लीवर खींचकर उसमें फंसी हवा को बाहर निकाल देते हैं। यानी सबसे पहले समस्या की जड़ को ही सिस्टम से अलग करना है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा है प्रश्न 35, बीपी प्रेशर होने पर ब्रेक एक्सेलरेटर वेंटिंग बंद कर देता है। ब्रेक एक्सेलरेटर बी 2.5 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर के बीपी प्रेशर पर वेंटिंग बंद कर देता है। ये ब्रेक एक्सेलरेटर काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही चालाक डिवाइस है। जब ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगाता है तो ये ब्रेक पाइप से हवा के दबाव में गिरावट को महसूस करता है और खुद भी हवा निकालने में मदद करने लगता है, ताकि ब्रेक जल्दी लगे। हाँ, इससे ब्रेक लगने की प्रक्रिया पूरी ट्रेन में बहुत तेजी से फैल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 36, KNORRBMASE सिस्टम में प्रेशर स्विच जुड़ा होता है। ये एफपी लाइन यानी फीड पाइपलाइन से जुड़ा होता है। एफपी लाइन ब्रेक सिस्टम का पावर हाउस है जिसमें हमेशा हवा का दबाव बना रहता है। अब कपलर पर आते हैं। प्रश्न 37, क्लेविस और क्लेविस पिन किसका भाग है? ये दोनों सी ट्रांजिशन कपलर का हिस्सा है। ट्रांजिशन कपलर, ट्रांजिशन का मतलब ही है बदलाव। जब आपको एक पुराने स्क्रू कपलिंग वाले कोच को एक नए सीबीसी कपलिंग वाले कोच से जोड़ना हो तो आप इस खास कपलर का इस्तेमाल करते हैं। क्लेविस और पिन इसी जुगाड़ का हिस्सा हैं। अब गति से जुड़ा एक सवाल। प्रश्न 38, आरडीएसओ के अनुसार बीएफकेआई वैगन की अधिकतम गति है। आरडीएसओ के अनुसार इस खास कंटेनर वैगन के लिए अधिकतम गति सी 100 किलोमीटर है। और ब्रेक छोड़ने में कितना समय लगता है? प्रश्न 39, फुल सर्विस एप्लीकेशन के बाद मेल एक्सप्रेस कोच का रिलीज टाइम है। इसका मानक रिलीज टाइम सी 15-20 सेकंड होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों?
अगर ब्रेक रिलीज होने में इससे ज्यादा समय लगे तो ट्रेन को दोबारा गति पकड़ने में देर होगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होगी। ठीक है, तो अब हम विशेष रूप से WAG-9 लोकोमोटिव पर आते हैं। प्रश्न 40। WAG-9 लोको को बैंकिंग में चलाते समय कौन से कॉक बंद रहते हैं? बैंकिंग ऑपरेशन यानी जब एक लोको पीछे से ट्रेन को धक्का देता है, उस दौरान A70 और 136 नंबर के कॉक बंद रखे जाते हैं। अब एक सेफ्टी फीचर पर। प्रश्न 41। HOB ऑफ रखने पर कौन सा रिले बाईपास हो जाता है? इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। मतलब ये तीनों रिले बाईपास हो जाते हैं। ये HOB चीज क्या है असल में? HOB का मतलब है हॉर्न बैटरी अर्थिंग स्विच। इसको आप एक तरह का शॉक अब्सॉर्बर समझ सकती हैं। शॉक अब्सॉर्बर। जी। जब कंट्रोल सर्किट में कोई अर्थ फॉल्ट होता है तो करंट की एक बड़ी लहर आती है जो फ्यूज को उड़ा सकती है, और ये उसे रोकता है। हाँ, जब ड्राइवर HOBA को ऑन कर 210 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, वो उस अतिरिक्त करंट को सोख लेता है और फ्यूज को बचाता है। लेकिन फिर ये सेफ्टी रिले क्यों बाईपास हो जाते हैं? यही तो इसका साइड इफेक्ट है। ये एक इमरजेंसी उपाय है। आप गाड़ी तो चला सकते हैं, पर आपकी कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणालियां अस्थायी रूप से बंद हो जाती हैं। सवाल है प्रश्न संख्या 42। WAG-9 लोको में VCD आइसोलेशन स्विच का नंबर व लोकेशन है और विकल्प है A 237.1 SB1, B 273.1 SB2, C HVCD SB2, D 160 SB1। यहाँ सही जवाब है A 237.1 SB1 पैनल में। ये भी वैसा ही सवाल है, लेकिन ये सुरक्षा से और भी गहराई से जुड़ा है। VCD यानी विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। विजिलेंस कंट्रोल। ये एक सेफ्टी सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि ड्राइवर जगा हुआ और सतर्क है। अगर ड्राइवर हर 60 सेकंड में कोई खास गतिविधि जैसे हॉर्न बजाना या एक्सेलरेटर हिलाना नहीं करता है, तो पहले एक ऑडियो विजुअल अलार्म बजता है और फिर ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं। लेकिन फिर इसे आइसोलेट करने मतलब बंद करने का स्विच क्यों दिया गया है और उसका नंबर इतना सटीक क्यों याद रखना है? बहुत अच्छा सवाल है। कभी कभी VCD में खराबी आ सकती है और वो बार बार ब्रेक लगाने लगता है। ऐसी स्थिति में ट्रेन को खड़ी करने के बजाय कंट्रोल से इजाजत लेकर VCD को आइसोलेट किया जाता है, ताकि ट्रेन को अगले स्टेशन तक ले जाया जा सके। ओके। और रही बात नंबर की, तो ये मानकीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। हर WAG-9 लोको में ये स्विच 237.1 नंबर पर ही और SB1 पैनल में ही मिलेगा। ये मसल मेमोरी बनाने में मदद करता है, ताकि आपात स्थिति में ड्राइवर या इंस्पेक्टर बिना सोचे समझे अंधेरे में भी सही स्विच तक पहुंच सके। सब सिस्टम पर आते हैं। प्रश्न 44। WAG-9 लोको के ट्रैक्शन बोगी के सब सिस्टम है? ट्रैक्शन बोगी के सब सिस्टम है A SS02 और SS03। SS02 मतलब ट्रैक्शन बोगी 1 और SS03 मतलब ट्रैक्शन बोगी 2। अच्छा, तो हर हिस्से को एक कोड दिया गया है। जी, WAG-9 के कंप्यूटर सिस्टम में हर हिस्से को एक कोड दिया गया है, जिसे सब सिस्टम कहते हैं। तो इसी लॉजिक से अगला सवाल हल हो जाना चाहिए। प्रश्न 45। WAG-9 में F001P1 फॉल्ट का मतलब है? बिल्कुल, जैसा हमने अभी समझा, SS02 का मतलब है ट्रैक्शन बोगी 1। तो इस फॉल्ट मैसेज B P1 के SS02 में फॉल्ट का सीधा मतलब है कि पहली बोगी के सिस्टम में कोई गंभीर फॉल्ट है। बहुत सटीक। अब प्रश्न 46। हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट होने पर WAG-9 की गति सीमित होती है? इस स्थिति में गति B 40 km/h तक सीमित हो जाती है। ऐसा क्यों? ये फिल्टर करता क्या है? हार्मोनिक फिल्टर का काम ओवरहेड लाइन से मिलने वाली बिजली को साफ करना है। अगर ये फिल्टर काम नहीं कर रहा, तो गंदी बिजली सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सुरक्षा के तौर पर गति कम कर दी जाती है। अब कुछ सवाल देखते हैं जो WAG-9 लोको की बारीक जानकारी पर रखते हैं। प्रश्न 47। WAG-9 में MCB 110 व 112.1 का स्थान है? विकल्प A ड्राइविंग डेस्क, B SB2 पैनल, C अंडर गियर या D HB2 पैनल। इसका जवाब है B SB2 पैनल। अब ये सवाल बहुत खास लग सकता है कि एक छोटे से सर्किट ब्रेकर की लोकेशन क्यों पूछी जा रही है।
MCBs 110 बैटरी चार्जर के लिए हैं और 112.1 कंट्रोल सर्किट के लिए। लेकिन इसके पीछे का कारण बहुत व्यवहारिक है। वो क्या है? क्या ये सिर्फ रटने वाली जानकारी नहीं है? बिल्कुल नहीं। कल्पना कीजिए कि एक भरी हुई मालगाड़ी किसी जरूरी मेन लाइन पर खड़ी है और उसके कंट्रोल सर्किट में कोई दिक्कत आ गई है। ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है। चीफ लोको इंस्पेक्टर कंट्रोल रूम में है। वो फोन पर ही ड्राइवर को गाइड कर सकते हैं। SB2 पैनल खोलो, उसमें रो नंबर 3 में MCB 112.1 देखो, क्या वो ट्रिप है? अच्छा, ये जानने से कि कौन सा स्विच कहाँ है, मिनटों में समस्या हल हो सकती है और घंटों की देरी और ट्रैफिक। प्रश्न 48, WAG9 में BA वोल्टेज 82V होने पर क्या होगा? इसका परिणाम होगा A, P1 मैसेज और लोको शटडाउन। शटडाउन। क्यों? लोको की बैटरी का सामान्य वोल्टेज 90V से 110V के बीच होता है। 82V का मतलब है कि बैटरी लगभग खत्म हो चुकी है। यह एक P1 इमरजेंसी है, क्योंकि बिना बैटरी के लोको के कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर सकते। प्रश्न 49 कैप बदलने की प्रक्रिया से संबंधित है। CCB ब्रेक वाले WAG9 में कैप बदलते समय पीछे की कैप का A9 रहेगा। कैप बदलते समय पीछे वाली यानी नॉन वर्किंग कैप का A9 हैंडल B फुल सर्विस पर रखकर लॉक किया जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं? यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि पिछले कैप के सारे कंट्रोल्स निष्क्रिय हो जाएं और ट्रेन का नियंत्रण पूरी तरह से चालू कैब में हो। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न 50 लोको ब्रेक टेस्टिंग के दौरान लोको KN तक नहीं बढ़ना चाहिए। इसका उत्तर है C, 150 किलो न्यूटन। ये कौन सा टेस्ट है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉल टेस्ट है। इसमें लोको के ब्रेक पूरी तरह लगाकर इंजन को पूरी ताकत दी जाती है। WAG9 जैसे शक्तिशाली लोको को 150 किलो न्यूटन की खींचने की शक्ति लगाने पर भी अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। यहाँ ये भी बताया गया है कि WAP5 लोको के लिए यह सीमा 100 kN है। ऐसा फर्क क्यों है? ये फर्क लोको के डिजाइन और उद्देश्य के कारण है। WAG9 एक मालगाड़ी का लोको है जो बहुत भारी होता है, वहीं WAP5 एक हल्का और तेज रफ्तार पैसेंजर लोको है। हर लोको क्लास के लिए उसके अपने मानक होते हैं। तो ये था सवाल 51 पूछता है WAG9 लोको में कैब बदलते समय कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स CE की स्थिति क्या होती है? विकल्प है A ऑफ, B ऑन, C सेल्फ होल्ड मोड या D इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है C सेल्फ होल्ड मोड। सेल्फ होल्ड मोड, ये सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लग रहा है, पर इसे ऐसे समझिए, जब एक लोको पायलट एक कैब से उठकर इंजन के दूसरे छोर पर जाता है तो इंजन को बंद तो नहीं कर सकते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजन का दिमाग है उसे सेल्फ होल्ड मोड में डाल दिया जाता है। मतलब दिमाग सो नहीं रहा, बस इंतजार कर रहा है। अच्छा, तो ये एक तरह का पॉज बटन है, स्टॉप बटन नहीं। बिल्कुल सही, ताकि जैसे ही पायलट दूसरी कैब में पहुंचे सब कुछ वहीं से शुरू हो सके। ओके, इसी इंजन से जुड़ा अगला सवाल, प्रश्न 52 है WAG9 लोको में किस प्रकार की बोगी होती है? और विकल्प है बोबो फ्लेक्सी कॉइल, कोको ट्री माउंट या कोको फ्लेक्सी कॉइल। सही जवाब है C कोको फ्लेक्सी कॉइल। कोको। हाँ, यहाँ कोको समझना जरूरी है। एक को का मतलब है 3 पहिए एक साथ एक ही मोटर ग्रुप से जुड़े हैं। अच्छा, तो कोको का मतलब हुआ 3 पहिए आगे और 3 पीछे, मतलब कुल 6 एक्सल, 12 पहिए और सभी को मोटर से ताकत मिल रही है। मतलब ज्यादा पहियों को ताकत, मतलब जबरदस्त पकड़ और खींचने की शक्ति। बिल्कुल। चलिए अब इंजन के अंदर प्रेशर सिस्टम की बात करते हैं। सवाल 53 पूछता है 3 फेज लोको में मेन रेजर्वायर यानी MR प्रेशर कम होने के क्या कारण हो सकते हैं? यहाँ 3 कथन दिए गए हैं। पहला, VCD का एक्टिवेट होना, दूसरा एयर ड्रायर का खराब होना और तीसरा अनलोडर वाल्व से हवा का रिसाव। इसका सही उत्तर है D 1, 2 और 3, यानी ये तीनों ही कारण है। तीनों ही कारण है। हाँ, देखिए MR प्रेशर इंजन के ब्रेक सिस्टम का एयर टैंक है। VCD एक्टिवेट होता है तो इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं जिससे प्रेशर गिरता है। ओके। एयर ड्रायर खराब हो तो सिस्टम में नमी से लीकेज हो सकता है और अनलोडर वाल्व से लीकेज तो वो तो सीधा सीधा प्रेशर कम करेगा ही। तो ये तीनों ही गंभीर समस्याएं हैं। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, प्रश्न 54 कि 3 फेज लोको में ब्रेक पाइप यानी BP लीकेज टेस्ट के समय BP दाब किस स्तर पर लाया जाता है? इसका सही जवाब है B 4.0 kg cm²। 4.0 kg लेते हैं। फिर प्रश्न 55 इसी से जुड़ा है।
सेमी ऑटोमेटिक गेट सिग्नल पर मार्कर जलने का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ए, पॉइंट सेट लॉक्ड और गेट सड़क यातायात के लिए बंद है। मतलब सब कुछ सुरक्षित है। हाँ, वो जलती हुई बत्ती लोको पायलट के लिए एक कंफर्मेशन है कि आगे की लाइन सही है, लॉक्ड है और सबसे जरूरी फाटक बंद है। मतलब रास्ता पूरी तरह से सेफ है। सुरक्षा की बात चल रही है तो मौसम को कैसे भूल सकते हैं? प्रश्न 56 पूछता है, घने कोहरे में ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग सिस्टम यानी ABS में ग्रीन सिग्नल पर ट्रेन की अधिकतम गति क्या होगी? इसका जवाब है सी, 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो बहुत दिलचस्प है। सिग्नल हरा है, फिर भी स्पीड कम क्यों? क्योंकि तकनीक कह रही है सब ठीक है, जाओ। लेकिन नियम कहता है कि अगर आपको अपनी आंखों से आगे साफ नहीं दिख रहा तो तकनीक पर अंधा भरोसा मत करो। सही बात है। सही बात। कोहरे में अगर अचानक पटरी पर कोई रुकावट आ जाए तो उसे देखकर ट्रेन रोकने के लिए समय चाहिए, इसलिए गति को 60 तक सीमित कर दिया जाता है। बिल्कुल। अब एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहां ट्रेन को अपनी रफ्तार बनाए रखनी पड़ती है। प्रश्न 57 है, न्यूट्रल सेक्शन से गुजरते समय ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे से कम नहीं होनी चाहिए? सही जवाब है डी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि न्यूट्रल सेक्शन, जैसा कि प्रश्न 66 में भी पूछा गया है, ओवरहेड तार का एक छोटा सा हिस्सा होता है जहां बिजली नहीं होती। अच्छा, एक डेड जोन जैसा। हाँ बिल्कुल। अगर ट्रेन यहाँ अपनी रफ्तार खो दे और 30 से नीचे जाकर रुक जाए तो वो अपने आप दोबारा चल नहीं सकती। तो फिर क्या होगा? फिर होगा केओस। उसे खींचने के लिए दूसरा इंजन भेजना पड़ेगा जिसमें घंटों लग सकते हैं और पीछे की सारी ट्रेनें रुक जाएंगी, पूरा ट्रैफिक ठप। बाप रे। इसलिए 30 की रफ्तार उस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए जरूरी है जो ट्रेन को इस डेड जोन से पार ले जाए। अब सिग्नल की बात करते हैं। प्रश्न 58 है, डिस्टेंट सिग्नल स्टॉप सिग्नल से कितने मीटर पहले लगाया जाता है? इसका सही उत्तर है ए, 1000 मीटर से कम नहीं। 1 किलोमीटर पहले। हाँ, और ये दूरी हवा में तय नहीं की गई है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। एक तेज रफ्तार ट्रेन को रोकने के लिए पर्याप्त दूरी चाहिए जिसे ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। तो ये एक तरह की वार्निंग है। बिल्कुल, एक पूर्व चेतावनी कि अगले 1 किलोमीटर के अंदर रुकने के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। और जब ट्रेनें और भी तेज हों तो शायद 1000 मीटर भी कम पड़ जाए। शायद इसीलिए अगला सवाल प्रश्न 59 है, डबल डिस्टेंस सिग्नल क्षेत्र में डिस्टेंस सिग्नल का सामान्य एस्पेक्ट क्या होता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जहां ट्रेनें 110 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से चलती हैं, वहां 2 डिस्टेंस सिग्नल होते हैं। अच्छा। और पहले वाले का सामान्य एस्पेक्ट होता है बी, अटेंशन यानी ध्यान दे, एक पीली बत्ती जो ये बताती है कि आगे और भी सिग्नल्स हैं जिन पर ध्यान देना है। हाँ, कि आगे वाला सिग्नल कॉशन हो सकता है और फिर स्टॉप सिग्नल डेंजर हो सकता है। ये एक तरह से चेतावनी की दोहरी परत है। दिमागी कसरत हो जाए। जरूर, ये तो मजेदार रहेगा। पहला सवाल प्रश्न 60 है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 175 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? इसका सही जवाब है सी, 25 सेकंड। 25 सेकंड। ये कैसे निकाला? देखिए, ट्रेन को कुल दूरी तय करनी है, अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई। अच्छा, तो 200 और 175 यानी 375 मीटर। बिल्कुल। अब ट्रेन की गति है 54 किलोमीटर पर आवर, जिसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं तो आता है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो 375 मीटर को 15 में से की गति से भाग दिया। जी हाँ। और जवाब आ गया 25 सेकंड। बहुत बढ़िया। हाँ। और दूसरा सवाल प्रश्न 61 थोड़ा पेचीदा है। 2 ट्रेनें एक आदमी को क्रमशः 27 और 17 सेकंड में पार करती हैं और एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। उनकी गति का अनुपात क्या है? इसका सही जवाब है बी, 3.2। ये सवाल मिश्रण और पृथक्करण के नियम से आसानी से हल हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये औसत और अनुपात के सवालों के लिए एक शॉर्टकट है। अगर हम 27, 17 और उनके औसत समय 23 को इस नियम में रखें तो अनुपात 3.2 निकल आता है। प्रश्न 62 CLI को ऑटोमेटिक सिग्नलिंग क्षेत्र में क्या करना चाहिए? विकल्पों में एम्बुश चेक, प्लेटफॉर्म चेक और सिग्नल साइकिंग है। यहाँ सही जवाब है ए, एम्बुश चेक। एम्बुश चेक, ये तो सुनने में जासूसी वाला काम लगता है। हाँ, है भी कुछ वैसा ही।
ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में सिग्नल अपने आप बदलते रहते हैं, तो लोको पायलट नियमों का पालन कर रहा है या नहीं, ये देखने के लिए CLI कभी-कभी अचानक बिना बताए किसी सिग्नल के पास खड़े होकर नजर रखते हैं। अच्छा, इसी को एम्बुश चेक कहते हैं। हाँ, वाकई दिलचस्प है। अब 63 है, रिले Q118 को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बी ऑक्सिलरीज प्रोटेक्शन रिले। ऑक्सिलरीज, ये क्या भला है? हाँ, ऑक्सिलरीज मतलब इंजन के सहायक सिस्टम, जैसे कंप्रेसर जो हवा बनाते हैं, ब्लोअर जो मोटर्स को ठंडा रखते हैं, पंखे, लाइट्स। अच्छा, ये सब। हाँ, तो Q118 रिले एक तरह का बॉडीगार्ड है जो इन सब पर नजर रखता है। कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो ये तुरंत सर्किट बंद कर देता है, ताकि लाखों का नुकसान ना हो। बिल्कुल। चलिए अब इंजन से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि ये इंजन जब पटरी पर निकलता है तो उसे किन नियमों और इशारों को समझना होता है। हाँ, पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक संविधान भी तो होगा। हाँ, रेलवे का ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका नर्व सेंटर होता है कंट्रोल ऑफिस। और प्रश्न 64 यहीं से है, सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस का प्रमुख कौन होता है? विकल्प है ट्रैफिक इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर, चीफ कंट्रोलर या सेक्शन कंट्रोलर। सही जवाब है सी, चीफ कंट्रोलर। चीफ कंट्रोलर पूरे डिवीजन में ट्रेनों के मूवमेंट का इंचार्ज होता है। वो एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है, जो ये सुनिश्चित करता है कि हजारों ट्रेनें बिना एक दूसरे से टकराए सही समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचे। और इस कंडक्टर की मदद के लिए नियम कानून की किताबें होती होंगी। प्रश्न 65 है, ट्रैफिक कॉरिडोर ब्लॉक का उल्लेख कहाँ होता है? इसका उल्लेख होता है CWT यानी वर्किंग टाइम टेबल में। WTT सिर्फ ट्रेनों का टाइम टेबल नहीं है, ये एक मोटी किताब होती है जिसमें उस रूट पर होने वाले हर तरह के नियोजित काम, जैसे मरम्मत के लिए ब्लॉक, सबकी जानकारी पहले से दी होती है, ताकि ट्रैफिक को उसी हिसाब से रेगुलेट किया जा सके। वाले प्रश्न संख्या 66, फीडिंग एरिया को अलग करने वाला छोटा इंसुलेटेड व डेड OHE सेक्शन कहलाता है। विकल्प है A ब्लॉक सेक्शन, B न्यूट्रल सेक्शन, C न्यूट्रल जोन या D सब सेक्शन। यहाँ सही जवाब है B न्यूट्रल सेक्शन। ये ओवरहेड इक्विपमेंट यानी OHE से जुड़ा एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। रेलवे की पटरियों के ऊपर जो बिजली के तार होते हैं, उन्हें अलग अलग पावर सबस्टेशन से बिजली मिलती है। अब आप दो अलग अलग पावर सोर्स को सीधे नहीं जोड़ सकते, स्पार्किंग और शॉर्ट सर्किट का खतरा होगा। अच्छा, तो न्यूट्रल सेक्शन एक तरह का इलेक्ट्रिकल एयर गैप है जो ये पक्का करता है कि दो अलग अलग सबस्टेशनों से आने वाली बिजली की लहरें आपस में न टकराएं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये कुछ वाकई दिलचस्प है। अब कुछ सवाल स्टेशन के अपने संविधान यानी SWR से जुड़े हैं। प्रश्न 68 और 69 में पूछा गया है कि इंटरलॉक्ड और नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशनों के SWR पर किन अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। इंटरलॉक स्टेशनों के SWR पर सही जवाब है C, सीनियर DOM और सीनियर DSTE। DOM और DST? हाँ, सीनियर DOM यानी ऑपरेशंस के हेड और सीनियर DST यानी सिग्नलिंग और टेलीकॉम के हेड। क्योंकि इंटरलॉक्ड स्टेशन पर सारे सिग्नल और पॉइंट उन्हीं के विभाग के तहत काम करते हैं। और नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशनों पर? नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशनों पर सही जवाब है B, सीनियर DOM और सीनियर DEN। यहाँ सिग्नलिंग की जगह इंजीनियरिंग विभाग यानी DEN की भूमिका ज्यादा होती है। ट्रैक संख्या 70, मेजर कार्य के दौरान NI वर्किंग का समग्र प्रभारी कौन होता है? और विकल्प है A सीनियर DSO, B सीनियर DST, C सीनियर DOM या D DRM। इसका उत्तर है C, सीनियर डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर या डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर। यह सवाल रेलवे की कमान संरचना को बहुत अच्छे से समझाता है। NI वर्किंग यानी नॉन इंटरलॉक्ड वर्किंग एक बहुत ही गंभीर स्थिति होती है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? मतलब क्या है NI वर्किंग का? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़े चौराहे पर सारी ट्रैफिक लाइट्स खराब हो गई हो और ट्रैफिक पुलिस हाथ के इशारों से गाड़ियों को रास्ता दे रही हो। अच्छा, NI वर्किंग रेलवे में बिल्कुल यही है। जब सिग्नलिंग सिस्टम में मरम्मत या बदलाव के कारण उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो हर ट्रेन को मैनुअल रूप से चलाया जाता है। मतलब क्लैंप और ताले लगाकर एक एक पॉइंट को सेट करके बेहद सावधानी से। तो जिम्मेदारी ऑपरेशन मैनेजर की क्यों?
अगर काम इंजीनियरिंग या सिग्नल विभाग का है? क्योंकि उस दौरान ट्रेनों के सुरक्षित आने जाने की पूरी जिम्मेदारी ऑपरेशन टीम के बॉस यानी डीओएम की होती है। वो उस ट्रैफिक कमिश्नर की तरह हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई हादसा न हो। तो उस समय ट्रेनें बहुत धीमी चलती होंगी और जाहिर है ये बहुत तनावपूर्ण माहौल होता होगा। बहुत ज्यादा। हर एक मूवमेंट को कागज पर दर्ज किया जाता है, हर ड्राइवर को लिखित में मेमो दिया जाता है। मुझे याद है एक बार एक बड़े यार्ड की रीमॉडलिंग के दौरान कई दिनों तक एनआई वर्किंग चली थी। ये बहुत तनावपूर्ण होता है क्योंकि एक छोटी सी मानवीय भूल भी दो ट्रेनों की टक्कर करा सकती है। उस दौरान हमारे डॉम साहब खुद साइड पर एक कुर्सी लगाकर बैठे रहते थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर मूवमेंट उनकी निगरानी में हो। वाओ! ये दिखाता है कि ये पदवी सिर्फ ऑफिस में बैठने के लिए नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत की जिम्मेदारी लेने के लिए है। बिल्कुल। से जुड़े दो बुनियादी सवाल लेते हैं, प्रश्न 71 और 72। पहला, दो चलती पटरियों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? इसका जवाब है बी, गेज। और दूसरा, एक ही बिंदु पर दोनों रेलों के शीर्ष स्तर का अंतर क्या कहलाता है? वो कहलाता है ए, क्रॉस लेवल। ये दोनों इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, गेज यानी पटरियों के बीच की दूरी पूरी लाइन पर एक समान रहनी चाहिए और क्रॉस लेवल यानी दोनों पटरियों की ऊंचाई सीधी पटरी पर बराबर होनी चाहिए। जरा सी भी गड़बड़ी ट्रेन को पटरी से उतार सकती है। बिल्कुल। इसी तरह प्रश्न 73 में पूछा गया है कि SWR के परिशिष्ट G पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका जवाब है सी, DOM और DEE, क्योंकि ये परिशिष्ट आमतौर पर विद्युतीकृत क्षेत्रों के नियमों से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिकल विभाग DEE की भागीदारी जरूरी है। अब एक सवाल जो मुझे सच में चौंक गया। प्रश्न 74 कहता है, रेलवे सुरक्षा आयुक्त यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? और यही इस पूरे पेपर का सबसे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान का सवाल है। इसका सही जवाब है सी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय? रेल मंत्रालय क्यों नहीं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धांत है स्वतंत्रता और निष्पक्षता। अगर जांच करने वाली एजेंसी उसी मंत्रालय के अधीन होगी जिसकी वो जांच कर रही है, तो जांच प्रभावित हो सकती है। सही बात है। इसलिए किसी भी बड़ी रेल दुर्घटना की जांच CRS करता है, जो एक स्वतंत्र संस्था है, ताकि जांच पर रेल मंत्रालय का कोई दबाव ना हो। कमाल है। ये तो शासन और जवाबदेही का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रश्न 75, पुशिंग बैक की अधिकतम गति क्या है? इसकी अधिकतम गति है C, 25 kmph। इतनी कम? हाँ, क्योंकि पुशिंग बैक का मतलब है जब इंजन ट्रेन को आगे खींचने की बजाय पीछे धकेलता है। ये बहुत ही संवेदनशील ऑपरेशन है क्योंकि लोको पायलट को ठीक से दिखाई नहीं देता और सारा कंट्रोल गार्ड के इशारों पर होता होगा। बिल्कुल, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गति बहुत कम रखी जाए। 26 है पर्याप्त दूरी, मतलब एडिक्वेट डिस्टेंस। इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए, ट्रैफिक सुनिश्चित करने के लिए दूरी, बी, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूरी, सी, परिवहन सुनिश्चित करने के लिए दूरी, या डी, सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए दूरी। अरे पहली नजर में तो ये सारे ऑप्शन ही सही लग रहे हैं। हाँ, और यही तो इस सवाल की खूबी है। देखिए, इसका सही जवाब है ए, ट्रैफिक सुनिश्चित करने के लिए दूरी। ये रेलवे के मूल दर्शन को दिखाता है। रेलवे का मानना है कि अगर ट्रैफिक बिना रोके सही ढंग से चल रहा है, तो इसका मतलब है कि सुरक्षा और परिवहन के मानक अपने आप पूरे हो रहे हैं। अच्छा। एक रुकी हुई ट्रेन भले ही सुरक्षित खड़ी हो, वो सिस्टम के लिए खतरा है। इसलिए ट्रैफिक का प्रवाह बनाए रखना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रैफिक जैम है तो रेलवे उसे सबसे पहले एक असुरक्षित स्थिति मानता है, भले ही कोई हादसा ना हुआ हो। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ट्रैफिक का रुकना एक लक्षण है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अब अगले सवाल पर आते हैं, जो हमें फिजिक्स की क्लास में वापस ले जाता है। प्रश्न 77, विद्युत धारा के बहने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन है ए, प्रोटॉन, बी, इलेक्ट्रॉन, सी, नाभिक, या डी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका जवाब तो हम सब जानते हैं, बी, इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक लोको इंस्पेक्टर के लिए ये सिर्फ किताबी ज्ञान तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। जब वो 25,000 वोल्ट की ओवरहेड लाइन को देखता है, तो उसे पता होता है कि उस तार में बह रही ताकत असल में इन्हीं नन्हे इलेक्ट्रॉनों का सैलाब है, जो हजारों टन की ट्रेन को खींचने की शक्ति रखता है। ये ज्ञान थ्योरी को हकीकत से जोड़ता है। और बिजली से ही जुड़ा अगला सवाल इस समझ को और परखता है। प्रश्न 78, इनमें से कौन विद्युत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है ए, सोलर सेल, बी, बैटरी, सी, पोटेंशियोमीटर, या डी, जनरेटर। यहाँ सही जवाब है सी, पोटेंशियोमीटर।
यह सवाल एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी अंतर को पकड़ता है, ऊर्जा बनाने वाले और ऊर्जा को नापने या कंट्रोल करने वाले उपकरण में फर्क। अच्छा। सोलर सेल, बैटरी, जनरेटर ये सब ऊर्जा पैदा करते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर सिर्फ वोल्टेज नापता है, जैसे थर्मामीटर तापमान नापता है, गर्मी पैदा नहीं करता। एक इंस्पेक्टर को पता होना चाहिए कि कौन सा पुर्जा राजा है और कौन सा मंत्री। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण था। अब जरा नियमों और टीम वर्क की दुनिया में चलते हैं। प्रश्न 79, चीफ लोको इंस्पेक्टर संयुक्त सिग्नल साइटिंग किसके साथ करता है? ऑप्शन ए ट्रैफिक इंस्पेक्टर, बी सिग्नल इंस्पेक्टर, सी ए और बी दोनों, या डी कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, ए और बी दोनों। यह सवाल बताता है कि रेलवे अकेले नहीं चलता, ये एक टीम गेम है। सिग्नल ऐसी जगह लगा होना चाहिए जहां से लोको पायलट को एकदम साफ दिखे। अब ट्रैफिक इंस्पेक्टर बताएगा कि ट्रेन की गति और मोड़ के हिसाब से पायलट को सिग्नल देखने के लिए कितना समय चाहिए। वहीं सिग्नल इंस्पेक्टर ये पक्का करेगा कि सिग्नल तकनीकी रूप से सही काम करे और उसके आगे कोई पेड़ या खंभा ना आ रहा हो। दोनों की राय के बिना लगाया गया सिग्नल अधूरा है। बिल्कुल, एक गलती और नतीजा बहुत गंभीर हो सकता है, और गलतियों से बचने के लिए ही शायद रेलवे में हर चीज लिखी पढ़ी में होती है, जैसा कि हमारा अगला सवाल दिखाता है। प्रश्न 80, लिखित प्राधिकरण मिलने पर लोको पायलट अननोन मार्कर बुझा होने पर सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल को कैसे पास करेगा? ऑप्शन है ए T3693B, बी TA.912, सी TD.912 या डी TC.912। सही जवाब है ए T3693B। ये जो नंबर और अक्षर है ना, ये सिर्फ कोड नहीं है, ये रेलवे की अपनी भाषा है। हर असामान्य स्थिति के लिए एक खास फॉर्म है। T3693B वो जादुई चाबी है जो पायलट को एक खराब सिग्नल पार करने की इजाजत देती है। अच्छा। मुझे याद है एक बार एक नए पायलट ने जल्दी में गलत फॉर्म का नंबर लिख दिया था। कुछ हुआ तो नहीं, पर कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया था। हाँ। तब समझ आता है कि ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि एक सटीक कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है। तो हमने देखा कि एक लोको पायलट को किन नियमों के दायरे में काम करना होता है। चलिए अब उस मशीन के अंदर झांकते हैं जिसे वो चलाते हैं, लोकोमोटिव। ये सवाल हमें बताएंगे कि एक इंस्पेक्टर को इंजन की आत्मा यानी उसकी तकनीकी बारीकियों के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। पहला सवाल है प्रश्न 81, WAG-7 लोको में एक ट्रैक्शन मोटर का आउटपुट कितना होता है? ऑप्शन ए 630 किलोवाट, बी 850 किलोवाट या सी 1125 किलोवाट। सही जवाब है ए 630 किलोवाट। अब ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन इसे समझने के लिए सोचिए, ये एक मोटर में लगभग 850 हॉर्स पावर की ताकत है, यानी 7-8 दमदार SUVs की कुल ताकत सिर्फ एक मोटर में। अरे वाह। और ऐसे 6 मोटर एक WAG-7 में होते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि हजारों टन की मालगाड़ी खींचने के लिए किस पैमाने की शक्ति चाहिए। ये तो कल्पना से भी ज्यादा है, और इतनी ताकत को कंट्रोल करने के लिए हर चीज बहुत तेजी से काम करनी चाहिए। अगला सवाल शायद इसी से जुड़ा है। प्रश्न 82, WAG-7 लोको में पेंटोग्राफ को उठाने का न्यूनतम समय कितना है? 6, 7, 8 या 9 सेकंड? इसका उत्तर है ए 6 सेकंड। पेंटोग्राफ वो हाथ है जो ऊपर की तार से लोगों के लिए खाना यानी बिजली लेता है। जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर को साफ रखने के लिए फिल्टर भी लगे होते होंगे। अगला सवाल इसी से जुड़ा है। प्रश्न 83, SS04 किसका सब सिस्टम है? ऑप्शन है ए BUR1, बी FB या सी SR2। बिल्कुल, इन्हें हार्मोनिक फिल्टर कहते हैं, तकनीकी भाषा में FB। और सवाल में पूछा गया SS04 इसी फिल्टर का एक हिस्सा है। आप इसे लोको के लिए एक तरह का नॉइस कैंसिलेशन सिस्टम समझ सकते हैं। ये बिजली में आने वाले उतार चढ़ाव को फिल्टर करके सिस्टम को स्थिर रखता है ताकि लोको के संवेदनशील उपकरण खराब ना हो। अब आते हैं ब्रेकिंग पर, जो शायद किसी भी गाड़ी का सबसे जरूरी हिस्सा है। WAG-9 के ब्रेकिंग सिस्टम पर यहाँ 2 दिलचस्प सवाल हैं। एक ब्रेक लगने के समय पर और दूसरा ब्रेक हटने के समय पर। इन दोनों में इतना फर्क क्यों है? पहला है प्रश्न 84, WAG-9 लोको में A9 का एप्लीकेशन टाइम क्या है? ऑप्शन में 18 से 60 सेकेंड तक का समय है। यहाँ सही जवाब है
डी 18 से 24 सेकंड। A9 यानी ऑटोमेटिक ब्रेक। एप्लीकेशन टाइम का मतलब है कि लोको पायलट के ब्रेक लगाने से लेकर आखिरी डिब्बे तक ब्रेक लगने में कितना समय लगता है। ये समय कम से कम होना चाहिए ताकि ट्रेन जल्दी रुके। 18-24 सेकंड में 1 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के हर पहिए तक एक्शन पहुंच जाता है। WAG9 लोको में A9 का रिलीज टाइम क्या है? यहाँ ऑप्शन 25 से 70 सेकंड तक है। इसका उत्तर है ए 45-60 सेकंड और ये समय एप्लीकेशन टाइम से जानबूझकर ज्यादा रखा गया है। अच्छा। हाँ, अगर ब्रेक एक साथ झटके से छूटेंगे तो पूरी ट्रेन में जोर का झटका लगेगा, जिसे जर्क कहते हैं, और डिब्बे पटरी से भी उतर सकते हैं। इसलिए ब्रेक धीरे धीरे छोड़े जाते हैं ताकि ट्रेन आराम से आगे बढ़े। ये एक बेहतरीन इंजीनियरिंग संतुलन है। सिर्फ रोकने की क्षमता ही नहीं, बल्कि बिना झटके दिए दोबारा चलाना भी उतना ही जरूरी है। ये तो समझा। ब्रेकिंग सिस्टम तो न्यूमैटिक्स और मैकेनिक्स से जुड़ा है, लेकिन लोको में इलेक्ट्रॉनिक्स की भी एक दुनिया है। अगला सवाल इसी से जुड़ा है कि लोको के छोटे मोटे लेकिन जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पावर कैसे मिलती है। प्रश्न 86, बैटरी चार्जर MCB 100 के लिए सर्किट ब्रेकर की रेटिंग क्या है? 10, 20, 15 या 25 एम्प्स? जवाब है 20 एम्प। लोको में एक बैटरी होती है जो लाइट्स, पंखे, कंट्रोल सिस्टम को चलाती है। उसे चार्ज करने के लिए एक चार्जर होता है। ये 20 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर उस चार्जर का बॉडीगार्ड है। अगर बिजली में कोई गड़बड़ होती है और करंट 20 एम्पियर से ज्यादा होता है तो ये ट्रिप होकर चार्जर को बचा लेता है। और इस खंड का आखिरी सवाल भी एक सुरक्षा प्रक्रिया के बारे में है। प्रश्न 87, एयर ड्रायर को आइसोलेट करने के लिए कितने कॉक्स चलाए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? सही उत्तर है सी 3। एयर ड्रायर लोको के ब्रेकिंग सिस्टम से नमी को हटाता है ताकि जंग ना लगे। अगर इसमें कोई खराबी आ जाए तो इसे सिस्टम से अलग करना पड़ता है, जिसे आइसोलेट करना कहते हैं। इसके लिए 3 वाल्व या कॉक बंद करने पड़ते हैं ताकि बाकी सिस्टम काम करता रहे। ये एक तरह की सर्जरी है जहां एक हिस्से को बाकी शरीर से अलग कर दिया जाता है ताकि पूरे सिस्टम को खतरा ना हो। हमने लोको के अंदर की बहुत सी बातें समझी। अब चलिए लोको से बाहर निकलकर उस दुनिया को देखते हैं जिसमें ये चलता है, यानी पटरियों और उनके ऊपर का जाल। हमारा तीसरा खंड है ओवरहेड उपकरण, मतलब OHE और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। प्रश्न 89, FP और SP के बीच OHE सेक्शन की दूरी क्या कहलाती है? इसे C सेक्टर कहते हैं। FP मतलब फीडिंग पोस्ट, जहां से बिजली मिलती है। अच्छा। और SP मतलब सेक्शनिंग पोस्ट, जो सेक्शन को बांटता है। ये रेलवे का एड्रेस सिस्टम है। जैसे शहर को सेक्टर और ब्लॉक में बांटा जाता है, वैसे ही हजारों किलोमीटर लंबे ट्रैक को छोटे छोटे सेक्टर्स में बांटा जाता है ताकि किसी एक जगह खराबी आने पर पूरे रूट की बिजली ना काटनी पड़े, सिर्फ उस छोटे से सेक्टर की बिजली काटी जाए। ये तो बहुत लॉजिकल है। और जैसे शहरों में चौराहे होते हैं, वैसे ही रेलवे में टर्नआउट्स होते हैं। प्रश्न 89, मेन लाइन के लिए सबसे उपयुक्त टर्नआउट कौन सा है? ऑप्शन है ओवरलैप टाइप, नकल टाइप, क्रॉस टाइप। मेन लाइन के लिए सबसे अच्छा है ओवरलैप टाइप। मेन लाइन पर राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनें 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। इस रफ्तार पर पटरी बदलते समय जरा सा भी झटका बहुत खतरनाक हो सकता है। ओवरलैप टाइप डिजाइन सबसे स्मूथ होता है, जिससे ट्रेन मक्खन की तरह एक लाइन से दूसरी पर चली जाती है। अब आते हैं आज के दौर की सबसे जरूरी चीज यानी डेटा पर। प्रश्न 90, लाइट इंजन उपयोग का डेटा कहां से लिया जाता है? ऑप्शन है ICMS, FOIS, COIS या COA। इसका उत्तर है बी FOIS। FOIS सिर्फ एक डेटाबेस नहीं है, ये मालगाड़ियों का गूगल मैप्स और कंट्रोल टावर एक साथ है। ये सिस्टम बताता है कि कौन सी मालगाड़ी क्या सामान लेकर कहां तक पहुंची है। जब एक लाइट इंजन यानी खाली इंजन कहीं खड़ा होता है तो FOIS की वजह से कंट्रोल रूम को तुरंत पता चल जाता है कि हमारे पास एक इंजन इस्तेमाल के लिए तैयार है। पहले इसी काम के लिए दर्जनों फोन कॉल करने पड़ते थे। और सिस्टम की बात चली है तो रेलवे के अपने कर्मचारियों के लिए भी तो कोई सिस्टम होगा। प्रश्न 91, भारतीय रेलवे में HRMS किस दिन लॉन्च हुआ? इसकी सही तारीख है D 24 नवंबर 2020। HRMS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम रेलवे के डिजिटलीकरण में एक बहुत बड़ा कदम है। 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की छुट्टी, सैलरी, प्रमोशन, शिकायतें, सब कुछ अब इसी सिस्टम से होता है। ये रेलवे के मानव संसाधन को मैनेज करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है।
और क्रू को मैनेज करने के लिए भी एक सिस्टम है, CMS। प्रश्न 92, CMS में LR ड्यू टाइम किस स्तर पर कॉन्फ़िगर होता है, जोन, लॉबी या डिवीजन स्तर पर? यह C डिवीजन स्तर पर होता है। CMS यानी क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। LR ड्यू टाइम का मतलब है कि क्रू को आराम के बाद अगली ड्यूटी कब मिलेगी। ये हर डिवीजन में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कहीं ट्रेनें ज्यादा हैं, कहीं कम। इसे डिवीजन स्तर पर रखने से स्थानीय जरूरत के हिसाब से इसे बदलने की आजादी मिलती है। FOB के नीचे संपर्क तार की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? सही उत्तर है A, 4.92 मीटर। इसे तोड़कर समझते हैं। ODC मतलब ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, यानी बहुत बड़ा माल। हाँ, जैसे कोई आर्मी का टैंक या बड़ी मशीन। और ROB, FOB मतलब रोड ओवर ब्रिज या फुट ओवर ब्रिज। ये नियम ये सुनिश्चित करता है कि जब कोई ऐसा बड़ा सामान ट्रेन से ले जाया जा रहा हो, तो वो किसी पुल के नीचे से गुजरते समय ऊपर के बिजली के तार से न टकरा जाए। ये 4.92 मीटर की ऊंचाई एक सेफ्टी मार्जिन है। एक एक सेंटीमीटर का हिसाब रखना पड़ता है। OHE से जुड़ा एक और सवाल है। प्रश्न 94, ड्रॉपर का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका काम है C, संपर्क तार को समतल करना, मतलब लेवलिंग कॉन्टैक्ट वायर। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक रस्सी को दो खंभों के बीच सीधा टांगना चाहते हैं, वो बीच में झूल जाएगी। हाँ? OHE में ऊपर एक मजबूत तार होता है और नीचे संपर्क तार, जिससे पेंटोग्राफ छूता है। ड्रॉपर इन दोनों को जोड़ने वाली छोटी छोटी लड़ियां हैं जो नीचे वाले तार को पकड़कर रखती हैं ताकि वो एकदम सीधा रहे और पेंटोग्राफ उस पर बिना उछले मक्खन की तरफ फिसलता रहे। क्या बात है। और इस खंड का आखिरी सवाल, प्रश्न 95, PTFE प्रकार का न्यूट्रल सेक्शन कहां दिया जाता है? उत्तर है B, सपोर्ट के दोनों ओर सममित रूप से, मतलब सिमेट्रिकली ऑन आइदर साइड ऑफ सपोर्ट। न्यूट्रल सेक्शन OHE में वो छोटी सी जगह है जहां बिजली नहीं होती, ताकि ट्रेन एक पावर स्टेशन के इलाके से दूसरे में जा सके। PTFE एक आधुनिक न्यूट्रल सेक्शन है। इसका डिजाइन ऐसा होता है कि यह खंबे के दोनों तरफ बराबर दूरी पर हो। यह डिजाइन सुनिश्चित करता है कि जब तेज रफ्तार ट्रेन इससे गुजरे तो उसे कोई झटका ना लगे। बहुत बढ़िया। अब हम अपने आखिरी खंड पर हैं, जो बताता है कि ये सब कुछ मिलकर आधुनिक रेलवे के परिचालन को कैसे संभव बनाता है। प्रश्न 96, पावर प्लान कौन तैयार करता है? शेड, लॉबी, डिवीजन या मुख्यालय? यह एक बहुत बड़ा और रणनीतिक काम है, इसलिए इसे OHQ यानी मुख्यालय स्तर पर तैयार किया जाता है। पावर प्लान एक शतरंज की बिसात की तरह है। इसमें तय होता है कि किस रूट पर कितने मालगाड़ी के इंजन चाहिए, कितने पैसेंजर ट्रेन के, कहां बिजली वाले इंजन चलेंगे, कहां डीजल वाले। ये पूरे देश के रेल नेटवर्क को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, इसलिए ये काम टॉप लेवल पर होता है। अगला सवाल फिर से OHE डिजाइन पर है। प्रश्न 97, ओवरलैप जोन की सामान्य वांछनीय लंबाई कितनी है? इसकी मानक लंबाई है C, 6 से 9 मीटर। ओवरलैप जोन वो जगह है जहां एक बिजली का तार खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। कुछ दूर तक दोनों तार साथ साथ चलते हैं, ताकि लोगों का पेंटोग्राफ एक को छोड़ने से पहले दूसरे को पकड़ ले। यह एक रिले रेस की तरह है जहां बैटन छूटने से पहले ही दूसरा धावक उसे पकड़ लेता है। 6 से 9 मीटर की यह लंबाई एक स्मूथ और सुरक्षित ट्रांजिशन सुनिश्चित करती है। अब एक स्मार्ट डिवाइस की बात करते हैं। प्रश्न 98, APM डिवाइस न्यूमेटिक रूप से किसके बीच जुड़ा होता है? ये DV और ब्रेक सिलेंडर के बीच जुड़ा होता है। APM यानी ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस, ये मालगाड़ी का दिमाग है। ये पता लगाता है कि डिब्बा खाली है या भरा हुआ। अच्छा। अगर डिब्बा खाली है तो ये ब्रेक सिलेंडर में कम हवा का दबाव भेजता है ताकि पहिए जाम ना हो, और अगर डिब्बा भरा है तो ये ज्यादा दबाव भेजता है ताकि भारी लोड के साथ भी ट्रेन समय पे रुक सके। ये ब्रेकिंग को बहुत कुशल और सुरक्षित बनाता है। ये तो बिल्कुल आज के जमाने का सवाल है। पहले लोकों में हर चीज के लिए लीवर या स्विच होता होगा, लेकिन अब स्क्रीन से काम होता है। प्रश्न 99, WAG-12B में हार्मोनिक फिल्टर को DDU के किस पेज से आइसोलेट किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन A, हाई वोल्टेज। ये सवाल दिखाता है कि लोकोमोटिव कितने बदल गए हैं। WAG-12B भारत के सबसे शक्तिशाली इंजनों में से एक है।
और इसमें DDU यानी डिजिटल डिस्प्ले यूनिट है, जो एक टच स्क्रीन की तरह है। पहले जिस हार्मोनिक फिल्टर को अलग करने के लिए कोई स्विच ढूंढना पड़ता था, अब वही काम पायलट अपनी स्क्रीन पर हाई वोल्टेज मेन्यू में जाकर एक बटन दबाकर कर सकता है। बिल्कुल हवाई जहाज के कॉकपिट जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और हमारा आज का आखिरी सवाल हमें वापस बेसिक्स पर ले जाता है, लेकिन एक जरूरी सवाल। प्रश्न 100, पारंपरिक लोकों में एयर ड्रायर कहाँ जुड़ा होता है? ये MR2 और MR3 के बीच जुड़ा होता है। MR का मतलब है मेन रिजर्वॉयर, यानी हवा की टंकी। कंप्रेस्ड हवा जब ठंडी होती है तो उसमें पानी बन जाता है, जो ब्रेकिंग सिस्टम में जंग लगा सकता है। एयर ड्रायर को टंकी 2 और 3 के बीच लगाया जाता है, ताकि आगे के सिस्टम में जाने से पहले हवा से सारी नमी सोख ली जाए। ये लोगों के फेफड़ों को स्वस्थ रखने जैसा है। तो ये तो 101 राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 कब से लागू हुई? विकल्प ए 26 जनवरी 1963, बी 26 जनवरी 1965, सी 25 जनवरी 1963 या डी 25 जनवरी 1965। सही उत्तर है बी 26 जनवरी 1965। ये एक ऐतिहासिक तारीख है। अधिनियम तो 1963 में बन गया था, लेकिन इसकी सबसे जरूरी धारा, जो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के इस्तेमाल को जारी रखने की अनुमति देती है, 1965 में लागू हुई। अगला सवाल भी इसी नींव से जुड़ा है। प्रश्न 102, अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? विकल्प ए 1950, बी 1956, सी 1955 या डी 1949। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 103, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए जीवी पंत, बी बीजी खेर, सी ललित नारायण मिश्र या डी नंद कुमार। दूसरे सवाल का जवाब है सी 1955 और तीसरे का बी बीजी खेर। इन दोनों सवालों को एक साथ देखना चाहिए। ये दिखाता है कि संविधान लागू होने के केवल 5 साल के भीतर भाषा नीति को आकार देने के लिए एक औपचारिक ढांचा तैयार करने पर कितना जोर था। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय प्राथमिकता थी। और बीजी खेर, जो उस समय एक बहुत बड़े नेता थे, को इसका अध्यक्ष बनाना इस बात को और पुख्ता करता है। अब देखते हैं कि ये नीतियां रेलवे में कैसे लागू हुई। प्रश्न 104, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? विकल्प ए 1950, बी 1960, सी 1956 या डी 1955। इसका उत्तर है बी 1960। ये दिखाता है कि रेलवे ने राजभाषा के कार्यान्वयन को कितनी जल्दी अपनी प्रशासनिक संरचना में शामिल कर लिया था। संसदीय सवालों और बहसों में हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी कदम था। नीति बन गया, विभाग बन गया। अब कर्मचारियों के प्रशिक्षण की बात करते हैं। प्रश्न 105, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? विकल्प है ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 108, केंद्रीय सरकार के लिपिक संवर्ग कर्मचारियों के लिए अंतिम हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? विकल्प ए प्रवीण, बी प्रबोध, सी प्रज्ञा, डी पारंगत। पहले का उत्तर है ए 4 और दूसरे का डी पारंगत। ये 4 पाठ्यक्रम है, प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत। ये एक सीढ़ी की तरह है। अच्छा। प्रबोध पहली सीढ़ी है उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती, और पारंगत सबसे ऊंची सीढ़ी है। ये सवाल दिखाते हैं कि नीति को जमीन पर उतारने के लिए एक सुनियोजित ट्रेनिंग सिस्टम बनाया गया है। अब कुछ सवाल जो इस नीति की निगरानी और वर्गीकरण से जुड़े हैं। प्रश्न 106, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? विकल्प ए 33, बी 25, सी 30, डी 20। जवाब है सी 30 सदस्य। इस समिति में 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली समिति है जिसका काम यह देखना है कि हिंदी के प्रयोग में कितनी प्रगति हो रही है। ये सीधे राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देती है। अगला सवाल थोड़ा पेचीदा है। प्रश्न 107, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? विकल्प है ए वित्त मंत्रालय, बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी शहरी विकास मंत्रालय और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। ये एक शानदार सवाल है। हाँ,
यह आपकी याददाश्त को नहीं बल्कि आपकी सटीक जानकारी को परखता है। राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग तैयार करता है। यह सवाल उम्मीदवारों को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि आपको सिर्फ ये नहीं जानना कि कौन नहीं करता, बल्कि ये भी जानना है कि असल में कौन करता है। समझ गई। और आखिरी सवाल, प्रश्न 110। राजभाषा नियमों के अनुसार कौन सा राज्य बी क्षेत्र में आता है? विकल्प है ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका भी उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। यह भी वर्गीकरण के ज्ञान को परखता है। राजभाषा के नियमों के तहत देश के राज्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क, ख और ग। अच्छा, क, ख और ग। हाँ, इसे एक तरह से हिंदी के इस्तेमाल के लिए ट्रैफिक लाइट सिस्टम समझिए। क क्षेत्र, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, झारखंड जैसे राज्य आते हैं, मतलब ग्रीन लाइट। यहाँ केंद्र सरकार के दफ्तरों को ज्यादातर काम हिंदी में करना होता है। क क्षेत्र, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब है, मतलब येलो लाइट। यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों को प्राथमिकता दी जाती है। और ग क्षेत्र बाकी भारत है। दिए गए तीनों विकल्प क क्षेत्र के हैं, इसलिए सही जवाब इनमें से कोई नहीं है। और एक आखिरी सवाल जो सांस्कृतिक पहलू से जुड़ा है, प्रश्न 109। विश्व हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया? विकल्प ए 10 नवंबर 2006, बी 10 जनवरी 2016, सी 10 जनवरी 2005, डी 10 जनवरी 2006। इसका सही उत्तर है डी, 10 जनवरी 2006। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को है, ये अलग अलग हैं। अच्छा, हाँ। 10 जनवरी को 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और उसी की याद में 2006 से इसे विश्व स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाने लगा। तो इन सभी सवालों को एक साथ देखने पर क्या तस्वीर उभरती है? हमने एक बंद पड़े सिग्नल से शुरुआत की, लोकोमोटिव के सर्किट ब्रेकर से गुजरे और भारत की भाषा नीति के संवैधानिक आधार तक पहुंचे। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिखाता है कि चीफ लोको इंस्पेक्टर की भूमिका सिर्फ एक सुपर ड्राइवर की नहीं है। ये भूमिका एक इंजीनियर, एक सेफ्टी ऑफिसर, एक मैनेजर और एक सरकारी अधिकारी का मिश्रण है। ये एक बहुआयामी जिम्मेदारी है, जहां आपको लोकोमोटिव के एक छोटे से स्विच से लेकर देश की राजभाषा नीति तक की जानकारी होनी चाहिए। आप सिर्फ मशीन के साथ काम नहीं कर रहे हैं, आप एक पूरे सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। ये हमें सोचने के लिए एक अंतिम विचार के साथ छोड़ देता है। बिल्कुल। इन सवालों में तकनीकी और प्रशासनिक ज्ञान का जो संतुलन दिखाया गया है, वो भारत में जटिल प्रणालियों को चलाने के मॉडल पर एक दिलचस्प टिप्पणी है। क्या ये मॉडल एक ऐसा व्यक्ति जो गहरी तकनीकी जानकारी भी रखता है और व्यापक प्रशासनिक नियमों को भी समझता है, ही भारतीय रेलवे जैसी विशाल संस्था को सफलतापूर्वक चलाने की कुंजी है? ये सोचने वाली बात है।